21% लोन आज इंडिया में वेकेशन के लिए लिए जा रहे हैं। लेट दैट सिंक इन। वेकेशन के लिए लोन लिए जा रहे हैं, वही लोन जो पहले मेडिकल इमरजेंसीज, घर लेने के लिए, कार लेने के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए, अब्रॉड में पढ़ने के लिए जो लोन्स उस चीज़ के लिए लिए जाते थे, आज वही लोन, वही पैसा वेकेशन यानी घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए लिया जा रहा है। अब दूसरा शौक सुनो, इंडिया में 2.7 लाख करोड़ का क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, मतलब अनपेड बैलेंस है, और क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट ईयर ऑन ईयर 44% बढ़ चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से 41st टाइम जो फर्स्ट बोरोवर्स है वो जेनजी है। ये वीडियो किसी भी जनरेशन को बिल्कुल भी शेम करने के लिए नहीं है, इनफैक्ट मैं खुद जेनजी का पार्ट हूँ। ये वीडियो ये समझने के लिए है कि क्या सिस्टम ब्रोकन है, क्या हम जेनजीज ब्रोकन है, ऐसा क्या पैराडॉक्स है कि जो जेनजी है वो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, सबसे ज्यादा अवेयर है, लेकिन जो सबसे गंदी फाइनेंशियल हेल्थ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो भी जेनजी की है। तो मैं आज इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि ऐसे क्या चीजें हैं जिसकी वजह से एग्जैक्टली के प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं एंड इसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है। सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल मनी। पहले जब तुम्हें 2000 रुपए देने पड़ते थे तो तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता था, ट्रैवल करते थे, दुकान में जाते थे, दुकान से कपड़ा लेते थे, दुकानदार को अपनी जेब से कैश निकाल के पेमेंट करते थे, तब तुम्हारे ब्रेन को लगता था यार मेरे पैसे खर्च हो गए। और जब भी ऐसे फिजिकली पैसे जाते थे मन में एक पेन का सिग्नल आता था, एक अनईजीनेस आती थी। लेकिन अब एक बार खुद से पूछो, क्या ये चीज आज के टाइम पे भी उतनी अच्छे से फॉलो होती है? लास्ट टाइम कब था जब तुमने 2000-3000 रुपए का पेमेंट खुद कैश से किया हो? मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल सब कुछ यूपीआई से होता है, बाय नाउ पे लेटर से होता है, क्रेडिट कार्ड से होता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग खर्चा कर देते हैं जब हमारी इच्छा नहीं होती, बस नोटिफिकेशन आता है, हमें इम्पल्स डिसीजन लेने की इच्छा होती है और हम स्वाइप कर देते हैं और पेमेंट हो जाता है। और इसी वजह से जो पुराना पेन होता था जब भी हम किसी को नोट देते थे, वो पेन अब खत्म हो चुका है। एज अ रिजल्ट पैसे खर्च करना बहुत ही ज्यादा आसान बन चुका है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 75% यूपीआई यूजर्स ये एडमिट करते हैं कि उनका स्पेंडिंग इंक्रीज हो गया है, क्योंकि उनको पैसा रियल फीलिंग नहीं होता है। उनको बस ऐसा लगता है कि वो नंबर्स हैं जो प्लस माइनस हो रहे हैं एंड उनको उसकी रियल इंपॉर्टेंस, रियल सिग्निफिकेंस पता ही नहीं चलता है। ऑल्सो एक रिपोर्ट के हिसाब से 70% जेनजी लोग आज बाय नाउ पे लेटर यूज करते हैं, मतलब चीज आज खरीद लो और पैसे उसके ओवर द टाइम 5 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में नो कॉस्ट ईएमआई पे भरते रहना। एंड अकॉर्डिंग टू द सेम रिपोर्ट, ये जो भी बाय नाउ पे लेटर के खर्चे होते हैं ये वो आइटम्स पे होते हैं जो 7000 रुपीज के अंडर है। मैं इस चीज पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ, तो इसका सिंपल रीजन ये है कि पहले के टाइम में जब भी अपन देखते थे, ट्रेडिशनली लोन हमेशा कुछ बड़ा पेमेंट के लिए होता था। घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, अपने बच्चे की बाहर पढ़ाई कराना, या कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी, जब भी हमें हेफ्टी अमाउंट चाहिए होता था तब हमेशा लोन का यूज किया जाता था। लेकिन व्हेन आई एम सेइंग कि बाय नाउ पे लेटर का यूज होता है 7000 से अंडर वाली चीजें खरीदने के लिए, इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी अब डेट क्रिएट करना नॉर्मल बन चुका है जेनजी के अमो। लोग आजकल लोन ले रहे हैं कपड़े खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए, जिम जाने के लिए, सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए, विच शुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड। देखो साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जीरो कॉस्ट ईएमआई का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारा ऑब्लिगेशन खत्म हो गया। हाँ ठीक है, तुम्हें उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें तब भी पैसे देने पड़ रहे हैं, तुम्हारा खर्चा हो रहा है। अगर तुम सोचो कि यार मैंने 5 ईएमआई ले रखी है, सब 3-3 हजार के, तो भी तुम देखोगे तुम्हारा फिक्स कमिटमेंट 15,000 रुपए का हो चुका है पर महीने का। अब तुम सोच सकते हो कि यार हाँ ठीक है, इसमें क्या ही बड़ी बात है, मैं इंटरेस्ट तो वैसे भी नहीं दे रहा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ठीक है तुम इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फीचर, बिकॉज ऑफ दैट बाय नाउ पे लेटर, तुमने डेट ले लिया है। तुम्हें बस वो चीज डेट के नाम से या लोन के नाम से नहीं दी जा रही है, उसका नाम चेंज करके उन्होंने बाय नाउ पे लेटर कर दिया है, बट तुम इनडायरेक्टली किसी और का पैसा ले रहे हो, तुम वो पैसा खर्च कर रहे हो जो अभी तक तुम्हारा हुआ ही नहीं है। और डेट भी एग्जैक्टली ये सेम ही चीज होती है। अगर बाय नाउ पे लेटर का फीचर एग्जिस्ट नहीं करता तो प्रोबेबली तुम वो आइटम भी नहीं खरीदते, बट अब उसको ऐसे मार्केट किया जाता है कि बस इसको ले लो एंड देन इवेंचुअली तुम्हें पैसे भी नहीं भरना है, कोई इंटरेस्ट नहीं भरना है, बस सेम कैपिटल रिटर्न करना है। तुम्हें लगता है हाँ इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, एंड देन यू एंड अप पाइलिंग अप मल्टीपल ईएमआई, जिसकी वजह से तुम्हारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर ही बढ़ जाता है। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि यार सिर्फ तुमसे कंट्रोल नहीं होता, या तुम एडिक्ट हो जाते हो, या ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें इररिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है, तो तुम्हें उतना गंदा फील करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द एंटायर सिस्टम हैज बीन बिल्ट अराउंड यू, अराउंड जेनजी। पूरा सिस्टम इसी के ऊपर बेस्ड है। लोग लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं टू डेवलप टेक्नोलॉजीज जो तुम्हारा बिहेवियर पैटर्न रिकॉग्नाइज कर चुके,
समझ सके कि तुम अगली चीज क्या ऑर्डर करोगे, किस चीज पे तुम पैसा स्पेंड करोगे, किस चीज पे तुम्हें पैसा स्पेंड नहीं करोगे। एआई यूज होता है तुम्हारा बिहेवियर प्रेडिक्ट करने के लिए। अगेन अकॉर्डिंग टू डेटा, एआई पावर्ड एड्स 40% ज्यादा कन्वर्जन जनरेट करते हैं। आज के टाइम पे एल्गोरिदम सिर्फ आपको ट्रैक नहीं कर रहा है, वो आपको प्रिडिक्ट कर सकता है। अगर आपने अभी गोवा की रील देखी है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि अगली चीज आपको ट्रैवल एड्स दिखे। अगर आपने फ्लाइट के बारे में सर्च किया है तो उसको पता होगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन की अभी इनकम नहीं है कि ये पूरा फ्लाइट का अमाउंट एक साथ भर सके, होटल का साथ में भर सके, तो आपको जान पूछ के बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम्स दिखाई जाएगी। अगर आपने कोई बहुत अच्छा फोन का रिव्यू देखा है तो आपको इंस्टेंटली थोड़े टाइम बाद दिखाएंगे कैसे आप इंस्टेंट लोन ले सकते हो विद इन 10 मिनट्स। तो ये पूरा सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट ही डिजाइन किया गया है। आज 10 में से 8 लोन डिजिटल हो चुके हैं। बोरोइंग एकदम फ्रिक्शनलेस हो चुकी है। पहले के टाइम पे लोगों को बैंक जाना पड़ता था, बैंक के अंदर जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, कोलैटरल सबमिट करना पड़ता था, उनको प्रूव करना पड़ता था कि वो लोन के लिए एलिजिबल है, और इतने बड़े प्रोसेस में तब जाके उनको लोन मिलता था। और दूसरी तरफ आज के टाइम पे तुम्हें क्या करना है, एक ऐप डाउनलोड करना है, उसमें अपना पैन नंबर डालना है एंड डायरेक्टली मनी अकाउंट में आ जाती है। बट डिफरेंस कहाँ आता है, इंटरेस्ट रेट में। बिकॉज ये सारे जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ये सारे लोन्स होते हैं विदाउट कोलैटरल होते हैं, तो इसमें रिस्क ऑटोमेटिकली हाई होता है बैंक के लिए। उसके लिए वो आपको 30 से 40% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एनुअली। और ये इंटरेस्ट के बारे में लोगों को तब पता लगता है जब उनको एक्चुअली उस इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। जब उनको लगता है यार मैंने लोन लिया था 1000 रुपये का, अब मेरे को पड़ रहा है 1500 रुपये का, और उनको फिर क्या लगता है कि उनके साथ कुछ इलीगल हो गया, बल्कि ये कंप्लीटली लीगल है, बस लोग इसके बारे में अनअवेयर है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैक्रो डेटा क्या कहता है, तो इट सेज दैट 2019 से अप्रोक्सीमेटली 1.7% डिक्लाइन आया है सैलरीज में, लेकिन रेंट, ग्रोसरीज, पेट्रोल 20 से 30% तक बढ़ चुके हैं। अगर बिलीव नहीं होता तो खुद सोच के देखो एक बार, जो पेट्रोल तुम गाड़ी में डलवाते थे आज से 5 साल पहले उसकी क्या रेट थी, आज क्या रेट है। जो ग्रोसरीज तुम पहले खरीदते थे उसकी पहले क्या रेट थी और आज क्या रेट है, तुम्हें खुद को आंसर मिल जाएगा। आज के टाइम पे मेट्रो सिटीज में एक छोटा सा घर 1 से 1.5 करोड़ रुपए का आता है। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि यार ये बंदा क्या बकवास कर रहा है, मेरी सैलरी तो बढ़ रही है पिछले टाइम से, ये फालतू कौन सा डेटा बोल रहा है कि 1.9% कम हो गई है रियल सैलरीज। तो मैं तुम्हें यही डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। हो सकता है तुम्हारी सैलरी पेपर पर बढ़ गई हो कि वो 50,000 से 60,000 हो गई हो, लेकिन तुम्हें एक और चीज ये समझनी पड़ेगी कि उस पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई है। पहले अगर तुम्हें कोई एक एप्पल 100 रुपीज में मिलता था, तो आज सेम एप्पल 110 रुपए का मिल रहा है। मतलब वो एक चीज 10% महंगी हो गई है। अब अगर तुम्हारी सैलरी 10% से 20% से नहीं बढ़ी है, तो बेसिकली तुम्हारी नंबर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ चुकी है सैलरी की। हो सकता है वो 50 से 60,000 हो गई हो, लेकिन जो उसकी रियल परचेजिंग पावर है, पहले तुम 10 एप्पल खरीद सकते थे, तो अब हो सकता है तुम सिर्फ 8 ही एप्पल खरीद पाओ, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 20% 30% से बढ़ रही है, whereas जो तुम्हारी सैलरी है वो सिर्फ 10% से बढ़ रही है। और इसी चीज को हम कहते हैं कि रियल परचेसिंग पावर डिक्लाइन होना। पहले तुम 10 एप्पल खरीद सकते थे, आज तुम 8 एप्पल खरीद सकते हो, इसलिए तुम्हारी रियल टर्म बेसिस पे सैलरी कम हो गई है। बट अनफॉर्चुनेटली काफी सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ पाता, और उनको हमेशा लगता है उनकी सैलरी बढ़ रही है, एंड देन दे आर ऑलवेज कंफ्यूज कि यार हमारी सैलरी बढ़ रही है तब भी सेविंग्स नहीं हो पा रही, इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं हो पा रहा है, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्योंकि वो कभी इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते ही नहीं है। अगर हम इकोनॉमी को देखते हैं तो हम देखेंगे, नोटिस करेंगे कि वो पूरा जेनजी की तरह ये शिफ्ट हो रही है। जेनजी सबसे ज्यादा पैसा कहाँ उड़ाती है, ट्रैवलिंग में, कॉन्सर्ट्स में, लाइफस्टाइल स्पेंडिंग में। देखो, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि जेनजी को ट्रैवल नहीं करना चाहिए, कॉन्सर्ट में नहीं जाना चाहिए, उनको अपना सारा पैसा सेव करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं यार। तुम्हें जैसी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे के पैसे लेके उधार पे मत करो। इससे क्या होगा कि तुम अभी मजे कर लोगे, लेकिन आज से आने वाले 5 साल में तुम गरीबों वाली लाइफस्टाइल जियोगे। और एक बार हमारी लाइफस्टाइल ऊपर चली जाती है ना, तो उसको नीचे करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बार खुद सोच के देखो, अगर तुम एक बार 3 BHK घर में रह रहे हो, तुम्हारे पास गाड़ी है, घूमने के लिए ड्राइवर है, उसके बाद तुम्हें सीधा एक 1 BHK में शिफ्ट होना हो, ऑटो करना हो, रैपिडो करना हो, 2 व्हीलर पे घूमना हो, क्या तुम घूम पाओगे? नहीं घूम पाओगे, क्योंकि तुमने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर हाई कर दिए हैं। अब तुम्हें वैसी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा, और लोन लेना पड़ेगा, एंड तुम इसी विशियस साइकिल में फंस जाओगे। इसलिए एक एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप उस एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल को डेट लेके उधार के पैसे पे करने लग जाते हो। अपने दोस्तों की गोवा ट्रिप देखते हो और फिर सोचते हो कि यार मेरे को भी जाना है, फिर 30,000 रुपए का EMI ले लेते हो, लोन ले लेते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हो 1 हफ्ता, और फिर बस खत्म। लेकिन तुम्हें वो EMI नेक्स्ट 6 मंथ्स तक भरनी पड़ती है। आज के टाइम पे 52% ऑफ द जेनजीज पे चेक टू पे चेक रहते हैं। मतलब अगर उनको मंथ में 30,000 रुपीज की सैलरी आती है, तो उनका पूरा महीने का जो खर्चा होता है वो भी 30,000 होता है।
इसका मतलब उनके पास ना सेविंग्स के लिए पैसा बनता है, ना इमरजेंसी फंड्स के लिए पैसा बचता है, ना अपने घर पे माँ बाप को भेजने के लिए पैसा बचता है, ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा बचता है। उसी के साथ साथ सबसे आयरॉनिक बात यह है कि जेनजी वो जनरेशन है जो सबसे ज्यादा फायर मूवमेंट के बारे में बात करती है। मतलब वो ट्रेंड जहाँ पे सब लोगों को 40-45 तक रिटायर होना है। फायर स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। सब लोगों को रिटायर जल्दी होना है, सबको पता है कि कैसे करना है, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। अवेयरनेस ज्यादा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, वो नेग्लिजिबल है, जीरो के करीब है। बातें सबकी बड़ी बड़ी है यार, 40-45 तक खुद का घर ले लेंगे, एक डॉग लेंगे, एक बंगला होगा, नीचे गार्डन होगा, पौधों को पानी देंगे, चिल करेंगे, दोस्तों से बातें करेंगे। लेकिन जब दूसरी तरफ पूछ लो, अच्छा ठीक है ये सब तो ठीक है, लेकिन इमरजेंसी फंड में पैसा कितना है, तो बोलेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है भाई, वो तो हमने बनाया ही नहीं। SIP के बारे में पता है, क्रिप्टो के बारे में पता है, लेकिन असली में जब पूछो कि भाई कहाँ पैसा एलोकेट कर रहे हो, तो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहीं SIP नहीं है। तो ये हमें प्रूफ करता है कि यार अवेयरनेस और लिटरेसी दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, कि बहुत ही डेंजरस और सरप्राइजिंग कॉम्बिनेशन है। तुम्हारा नेक्स्ट सवाल उठता है कि यार तो पैसा बना कौन रहा है? अगर जेनजी को इतना ही लूटा जा रहा है, अगर जेनजी इतना ही स्पेंड कर रहे हैं, तो पैसा कमा कौन रहा है? तो इसका सिंपल आंसर है बैंक, लोन ऐप्स, बाय नाउ पे लेटर कंपनीज, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। और अकॉर्डिंग टू डेटा 2.7 लाख करोड़ क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है। अगर इसका इंटरेस्ट तुम लगाओ, एनुअल इंटरेस्ट जो बनता है अप्रोक्सीमेटली 36 to 48%, सिंपल मैथ्स कर लो यार, अगर 1 लाख रुपए का भी अनपेड बैलेंस होता है, उस पर आप 40% इंटरेस्ट लगाते हो, तो साल का 40,000 रुपीज तो सिर्फ इंटरेस्ट में बन जाता है। प्रिंसिपल सेम रहेगा। इसी वजह से हम ऐसे केसेस देखते हैं जहां पे 1.5 लाख रुपए का डेट होता है और वो इवेंचुअली 3 लाख रुपीज बन जाता है वाइल रीपेमेंट, क्योंकि 50% से ज्यादा तो इंटरेस्ट ही हो जाता है। तो चलो बहुत बात हो गई कि यार हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बात करते हैं यार अर्पित, रियलिस्टिक सॉल्यूशन बता, मोटिवेशन नहीं चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम बता कि कैसे निकलेंगे इसके बाद। और मैं तुम्हें कोई टिपिकल आंसर नहीं बोलने वाला हूँ, सेव मनी और उसके बाद तुम बहुत अच्छी स्टेबल हो जाओगे, नहीं। आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए एक इमरजेंसी फंड बनाना। जिन लोगों को नहीं पता कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, उसका सिंपल मतलब ये है कि तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स, कि अगर तुम्हारी जॉब चली जाती है, तुम बिजनेस से एक पैसा नहीं कमाते हो, तब भी तुम अपने घर का रेंट भर पाओ, ग्रोसरीज ले पाओ, अपने बिल्स भर पाओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर पाओ, और जो भी तुम्हारे एसेंशियल नेसेसरी खर्चे हैं। तो अगर तुम कैलकुलेट करते हो कि यार तुम्हें घर चलाने के लिए, खाना खाने के लिए, सस्टेन करने के लिए महीने के 20,000 रुपये चाहिए, तो तुम इसको सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे अकाउंट में कम से कम भी 1,20,000 रुपीज़ होने चाहिए एज FD। ये पैसा ना स्टॉक में जाएगा, ना क्रिप्टो में जाएगा, ना किसी और चीज़ में जाएगा। ये एक इमरजेंसी फंड है। कल को भगवान ना करे कुछ हो जाता है, तुम्हारी जॉब चली जाती है, बिजनेस खत्म हो जाता है, तुम्हारे पास ऐसी इमरजेंसी नहीं आनी चाहिए कि तुम लोन के पैसे पे अपनी जिंदगी काट रहे हो। जब तुम्हारे पास ये 6 महीने का रनवे रहेगा ना कुछ करने के लिए, तुम जब इच्छा होगी अपनी जॉब छोड़ने की, अपना बिजनेस स्विच करने की, तुम कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है यार कि अगले 6 महीने का मेरे को एक पैसा नहीं आता है, तो भी मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, 6 महीने के लिए मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। तो व्हेन यू विल हैव दिस, तभी तुम अपनी जॉब छोड़ पाओगे, अपना बिजनेस चेंज कर पाओगे, या कुछ पिवट कर पाओगे, रिस्क ले पाओगे लाइफ में। अगर तुम हमेशा पे चेक टू पे चेक जियोगे, तो तुम्हें हमेशा डर लगेगा यार अगर मेरी कल को जॉब चली गई तो मैं तो सड़क पे आ जाऊँ। इसलिए सबसे पहला स्टेप है एक खुद का इमरजेंसी फंड बनाना, कम से कम भी 6 मंथ्स एंड आइडियली 12 मंथ्स। सेकेंड रूल है कि तुम्हारी EMI कभी भी तुम्हारा 30% इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो तुम बहुत ही बड़े रेड जोन में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी 1 लाख रुपए की सैलरी है, जितने भी तुम EMIs देते हो, बाय नाउ पे लेटर की EMIs देते हो, कुछ भी चीज़ की EMI होते हो, वो 30,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड चीज़, एक 24 आवर रूल बना लो यार। अगर तुम्हें 2,000 रुपये से ज़्यादा कुछ भी बड़ा स्पेंड करना है, तुम्हें एक 24 आवर्स वेट करना है। इससे क्या होगा, तुम इम्पल्स बाय नहीं करोगे। अगर तुमने इंस्टाग्राम पे कोई ऐड देखा, कोई ड्रेस का, कोई शूज़ का तुमने देखा, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, उसको इमीडिएटली बाय नहीं करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और 24 आवर्स बाद उसको लो। फिर तुम्हें शायद रियलाइज़ होगा यार इस पर्टिकुलर आइटम की तुम्हें वो ज़रूरत ही नहीं है। कई बार होता है, हमें लगता है कि बहुत अच्छा आइटम है, लेकिन जब हमारे 1-2 घंटे निकल जाते हैं, 10 घंटे निकल जाते हैं, हमें लगता है यार ये चीज़ तो उतनी ज़रूरत ही नहीं थी हमें। जब तुम ये चीज़ करना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है वो तुम्हारे कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 4, खुद की एक आर्ली रेट निकालो। बहुत सिंपल, अगर नहीं करना आता तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अज्यूम करते हैं तुम मंथ के 50,000 रुपये कमाते हो, तुम एक दिन में 8 घंटे काम करते हो, 4 दिन संडे को तुम ऑफ लेते हो, तो तुम्हारे टोटल वर्किंग आवर्स हो गए 26 डेज इंटू 8। इसका मतलब है तुम महीने में 208 घंटे काम करते हो। अब मैं 50,000 डिवाइडेड बाय 208 करूँगा तो मेरे को आंसर आता है 240 रुपीज़। मतलब तुम्हारे 1 घंटे की कीमत 240 रुपीज़ है। अब तुम कुछ भी चीज़ लेने जाते हो और तुम 5,000 रुपये का एक स्नीकर का जूता लेने जा रहे हो, तो तुम बेसिकली 20 घंटे ट्रेड कर रहे हो उस पर्टिकुलर जूते के लिए। तुम्हें हर बार खुद से क्वेश्चन पूछना है
क्या ये चीज़ इतनी वर्थ है कि मैं अपने 4-5 वर्किंग डेज इसको डेडिकेट कर दूं? स्टेप 5, अपने इन्वायरमेंट को रीडिज़ाइन करो। अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरी विल पावर बहुत वीक है, मैं इसे कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ऐप्स डिलीट कर दो, ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। एक लिमिट लगा दो कि मैं मंथ में 20,000 से ज़्यादा बाय नाउ पे लेटर नहीं करूंगा। जो भी तुम्हें सूट करता है, लेकिन अपना इन्वायरमेंट चेंज करो। अगर तुम उनमें से हो जो ऑलरेडी इस डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, तो इससे बाहर कैसे आना है? सबसे पहली चीज़, जो भी कार्ड पे, जो भी डेट पे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, उसको सबसे पहले क्लोज करो। सेकेंड चीज, क्रेडिट कार्ड हमेशा फुल पेमेंट मोड पे रखो। सिर्फ मिनिमम पेमेंट नहीं करना है, तुम्हें पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना है बिफोर द ड्यू डेट। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हें पता लगेगा कि यार आई एम स्पेंडिंग मोर देन आई एक्चुअली हैव। इससे तुम्हारे एक्सपेंसेस कंट्रोल में आएंगे। अगर तुम्हारा पर्सनल लोन है तो उसको रिस्ट्रक्चर करो। बीइंग अ जेनजी, गेस करो तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इट इज योर टाइम। अगर तुम्हारी एज 22 है तो तुम अपने पूरी लाइफ को अभी भी कंट्रोल में ले सकते हो, कुछ देरी नहीं हुई है। अगर तुमने आज 22 की एज में कंट्रोल कर लिया खुद पे, तो हो सकता है 30 तक तुम काफी वेल्दी बन जाओ। लेकिन अगर तुम इस 22 की एज में ही डेट साइकिल में पड़ गए, तो तुम 30 साल तक तुम्हें इतना स्ट्रेस होगा, इतनी मुश्किल होगी कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा, काश मैंने वो एडवाइस सुन ली होती, काश मैंने बेटर स्पेंडिंग हैबिट्स बना ली होती। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि तुम अपनी लाइफस्टाइल एकदम बर्बाद कर दो, बस ये डिफरेंस बताना था कि वांट्स और नीड्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है, अवेयरनेस और लिटरेसी में क्या डिफरेंस होता है, क्रेडिट और कैश फ्लो में क्या डिफरेंट होता है। अगर आज आप ये सिस्टम समझ गए तो बाद में विक्टिम नहीं बनोगे और एक इन्फॉर्म प्लेयर बन के रहोगे, तो उतना ही बड़ा फायदा है। अगर ऐसी डीप फाइनेंशियल ब्रेकडाउन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वाज अर्पित शर्मा।